ये तो ग्राउंड का हॉरिजॉन्टल लेवल है, और यहाँ से मतलब रोड ऐसे ना होकर अगर टर्न लिया जा रहा है यहाँ पर इस रोड पर, अगर कोई व्हीकल ऐसे आगे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये रोड है जिस पर से व्हीकल ऐसे आगे की तरफ आ रहा है फ्रंट की तरफ, तो ये रोड ऐसे ना रहकर हल्का सा हम इसको टिल्ट कर देते हैं, हल्का सा एंगल इसका आउटसाइड कॉर्नर से इसको थोड़ा सा उठा देते हैं, ठीक है। अब वो जितने एंगल पर उठाते हैं दैट एंगल इज थीटा, उस एंगल को, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को मैंने बोल दिया थीटा। तो जो मेरा व्हीकल है, जो कार है, वो कार इस तरीके से दिखाई देगी यहाँ पर कि जैसे ये कार है, ये फ्रंट से कार के व्हील्स हैं, और सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, ये कार का फ्रंट पोर्शन हो गया, ये कार की हेडलाइट हो गई, और हमने ये समझा कि इस तरीके से ये कार ऐसे फ्रंट की तरफ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करा था ना, जो लास्ट टाइम मैंने वेलोसिटी की वैल्यू निकलवाई थी कि कितने मतलब अगर एंगल हमको दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, तो वेलोसिटी कितनी रखें, वेलोसिटी कितनी रखें। कई बार क्या होता है कि रोड की बैंकिंग भी कर रखी है, मतलब रोड किनारे से उठी हुई भी है, लेकिन उसके बावजूद लोग इतनी स्पीड से चलाते हैं कि उसके बावजूद भी ये कार यहाँ से बाहर निकल जाती है, रोड से नीचे उतर जाती है। तो वो जो वेलोसिटी है, दैट मैक्सिमम वेलोसिटी, कि कितनी वेलोसिटी हम रख सकते हैं गाड़ी की कि गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो। गाड़ी टर्न लेते टाइम, कहते हैं ना टर्न लेते टाइम आपको गाड़ी थोड़ी स्लो कर लेनी चाहिए, तो टर्न लेते टाइम गाड़ी सड़क से बाहर ना निकले, तो उसके लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। इस वेलोसिटी का मैंने लास्ट टाइम डेरिवेशन करा था, तो v इज इक्वल टू आया था अंडर रूट आर जी, v आया था अंडर रूट आर जी एंड म्यू प्लस tan थीटा, म्यू प्लस tan थीटा अपॉन वन माइनस म्यू tan थीटा। ये हमने वेलोसिटी निकाली थी, ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड्स के केस में। अब मैं इसमें एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ कि ये चीज तो हमने बेटा वो वाली करी कि जब हमने बता दिया कि हमें अब तक नहीं पता था कि रोड जो होती है, रोड को हल्का सा एंगल बढ़ा दिया जाता है किनारे पर, किनारे से हल्का सा एंगल उसका ऊंचा कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब अगर सोचिएगा कि अगर किसी भी रोड में, अगर किसी भी रोड में, ये तो चलिए बड़े हाईवे की बात हो गई या माउंटेनियस रीजन्स की बात हो गई जहां पर बैंकिंग ऑफ रोड्स करना कंपलसरी है, वरना एक्सीडेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम स्मॉल टाउन्स की बात करते हैं या विलेजेस की बात करते हैं, वहां पर छोटी छोटी जहां पर रोड्स हैं, तो वहां पर बैंकिंग नहीं करी होती, स्मूथ रोड ऐसी होती है, ठीक। तो वहां पर अगर मान लीजिए हम बैंकिंग ऑफ रोड्स की बात करते हैं, तो बैंकिंग ऑफ रोड्स में अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा, तो उस क्वेश्चन में बेटा लिखा हुआ होगा बैंक रोड। बैंक रोड मतलब क्या है कि वो रोड की बैंकिंग हो रखी है प्रॉपर, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बैंक रोड की बात हो गई। अब अगर बात करें लेवल रोड, मतलब रोड की सिर्फ लेवलिंग हो रखी है, मतलब रोड हॉरिजॉन्टल है, उसकी बैंकिंग नहीं हो रखी है, तो उस केस में कैसे होगा। देखिएगा, लेवल रोड के केस में मतलब क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कार उसी पर चलती हुई ऐसे आगे की तरफ आ रही है, ठीक है। ठीक, ये तो हो गया कि स्ट्रेट रोड है और कार ऐसे 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 चलते हुए बिल्कुल आगे की तरफ आ रही है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे आते हुए और कार को इस तरीके से टर्न लेकर जाना है, ठीक है, कार को ऐसे आते हुए और टर्न लेकर ऐसे जाना है, तो उस टर्न में कोई बैंकिंग नहीं कर रखी है रोड की, मतलब ऐसे है, आप ये समझ लीजिए कि ये एक रोड है, ठीक है, और इस रोड पर एक गाड़ी चल रही है। बेटा किसी को भी समझ में ना आए ना तो प्लीज दोबारा से पूछ लेना।
क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इस पर ना न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ये गाड़ी है, ये गाड़ी ऐसे ना आगे की तरफ चलती हुई आ रही है। अब देखिएगा, हमने ये कहा कि इसका ये एक व्हीकल, ये जो इसका एक व्हील है और दूसरा व्हील है, तो ये दोनों व्हील्स टच कर रहे हैं ग्राउंड पर। और मान लीजिए कि बीचों बीच इसका सारा मास कंसंट्रेटेड है, तो नीचे की तरफ इसका वेट एक्ट करेगा। इसका वेट कितना हो जाएगा, mg। मैंने माना कि कार का जो मास है वो स्मॉल m है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हो गई, ठीक है, तो mg। अब इसके बाद मैं ये कहता हूं कि ये जो टायर है, एक ये टायर यहाँ पर एक्ट कर रहा है, तो इस टायर की वजह से इस टायर पर एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर R1, और इस टायर पर एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है R2, ठीक है। भाई दो चीजें टच हैं, पूरी गाड़ी तो टच नहीं है ना, दो चीजें टच हो रखी हैं, तो एक तो R1 और एक R2, ठीक। तो अब मैं ये बोलता हूँ कि जब ये R1 यहाँ पर टच हो रहा है, तो जब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर ये टर्न ले रही है गाड़ी, ठीक है, और ये जो रोड है, ये रोड यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेवल से उठी हुई नहीं है, मतलब बैंकिंग नहीं कर रखी है, ये गाड़ी टर्न ले रही है, तो ये गाड़ी बाहर ना निकले, ये खिसक कर उस तरफ ना चली जाए। फिर से एग्जांपल लूंगा, अगर मैं बाइक चला रहा हूँ या अगर मैं साइकिल चला रहा हूँ और मैं चलाते चलाते ऐसे आते हुए और मैं अचानक से हैंडल ऐसे घुमा दूं, तो मैं एकदम से गिर जाऊंगा, ठीक है। और अगर मेरी स्पीड बहुत तेज है तो मैं इस तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो मैं वही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर कि अब मेरी रोड की बैंकिंग नहीं हो रखी है, तो कंट्रोल सारा का सारा मेरे हाथ में है। मैं तमीज से गाड़ी चलाऊंगा, मैं वेलोसिटी को कंट्रोल करके रखूंगा, तो मेरी गाड़ी सड़क से नीचे नहीं उतरेगी, नहीं तो वो सड़क से नीचे उतर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि जब यहाँ पर ये टच है, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ एक्ट करेगी कि नहीं करेगी। आप ये देखिएगा, ये गाड़ी जो है जब ये ऐसे टर्न लेगी तो ये बाहर जाने की टेंडेंसी रखेगी गाड़ी। इस गाड़ी की टेंडेंसी होगी कि ये बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक। अच्छा, लेकिन फ्रिक्शन इसको रोक कर रखेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ रोक कर रखेगा, देखिए यहाँ पर एक फ्रिक्शन लगेगा इस टायर पर, और एक फ्रिक्शन लगेगा बेटा इस टायर पर अंदर की तरफ, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि एक फ्रिक्शनल फोर्स जो अंदर की तरफ लगी इसको बोल दिया बेटा मैंने F1, और ये जो दूसरी फोर्स लगी इसको बोल दिया मैंने F2, ठीक। ये अंदर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी और अंदर की तरफ लगने वाली फोर्स को मैं बोलता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स। अंदर की तरफ लगने वाली फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, किसी भी सर्कुलर मोशन में, क्योंकि अब ये टर्न ले रही है इसलिए सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। बताइए जी, इतना जो समझाया ये सभी को क्लियर है या नहीं, बताइए इतना क्लियर है सभी को। सर एक बार और समझा दो। यार अगर तुम ना रोज लेट ज्वाइन करते हो, चलिए देखो। सर नहीं सर, वो थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम था सर। अच्छा, अब जरा देखिएगा, मैंने बोल दिया कि ये एक तरह से मेरा ओरिजिन है, और यहाँ पर ये रोड है, और रोड से गाड़ी बैंकिंग नहीं हो रखी है रोड की, मतलब रोड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो ये गाड़ी ऐसे आती है और ऐसे 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 आके मूव कर जाती है। तो जब ये ऐसे घूम रही है ना, जब ये इस तरीके से घूम रही है, तो इसका मतलब ये एक रेडियस पर टर्न ले रही है। तो वो जो रेडियस है, वो रेडियस हम कहाँ निकालेंगे, वो रेडियस बेटा ये वाला हो जाएगा, ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से और कार के मिड पॉइंट तक ले लीजिए आप, रेडियस मान लो कार के मिड पॉइंट तक, ये आर हो गया, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिएगा कि जब कार यहाँ पर चल रही है, तो कार के दो हिस्से हैं जो जमीन पर टच हैं। पहले एक तो ये वाला फ्रंट वाला टायर, माना कि दूसरा टायर नहीं है, पर मैंने इधर वाले दो टायर्स की बात करी और इधर वाले दो टायर्स की बात करी। तो इस वाले टायर पर रिएक्शन फोर्स लग रही है R1 ऊपर की तरफ, इस वाले टायर पर रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगी R2, ठीक है। और कार का जो मास है वो नीचे एक्ट करेगा mg, ये इसका कार का वेट हो गया। और जब कार इस तरीके से घूमेगी, तो अगर वो स्पीड पर घूमेगी तो कार की टेंडेंसी होगी रोड से बाहर निकल के जाने की, ठीक है। कार की टेंडेंसी रोड से बाहर निकल के जाने की होगी। तो उसको रोकने के लिए क्या चीज काम करती है, फ्रिक्शन उसको रोकता है। तो फ्रिक्शन फोर्स एक तो इधर वाले टायर पर लग रही है F1 अंदर की तरफ, ताकि कार रोड से बाहर ना निकले। एक दूसरी फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ F2, ठीक, ताकि कार रोड से
बाहर से निकले। तो मैंने ये कहा कि दो फोर्सेस तो ये हो गए इसको रोकने के लिए F1 और F2, और एक रिएक्शन फोर्स R1, एक रिएक्शन फोर्स R2, और वेट हो गया नीचे mg। और जिस रेडियस पर ये कार टर्न ले रही है उसको मैंने मान लिया R। बता दीजिए इतना सबको क्लियर है? ये सर समझ आ गया। यस सर। ठीक है। अच्छा अच्छा ईशान, अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं इस चैप्टर के ना लास्ट पॉइंट पर चल रहा हूँ, मतलब लास्ट टॉपिक्स हैं, ये 2-3 टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो हो सकता है कुछ चीजें क्लियर ना हो अभी तुम्हें। ठीक है, मेरी आवाज और वीडियो तो प्रॉपर आ रही है ना? यस सर। कोशिश करना समझने की, बाकी मैं एक्सप्लेन करूंगा, सारा रिवाइज करवाऊंगा आपको, तो ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी। चलिए जी, अब जरा देखो, जैसे मेरे पास ये हो गया, मैंने कंपोनेंट्स इसके बता दिए आपको F1 F2 और R1 R2। अब मैं क्या करूंगा, देखिए सीधी सी बात है, मैं ये जानता हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो ये वाला फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पर, और नॉर्मल रिएक्शन है R1, तो मैं कहूंगा कि F1 इज इक्वल टू म्यू R1। म्यू क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और सीधी सी बात है कार मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर F2 यहाँ लग रहा है, और F2 के बाजू में नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रहा है? R2। ये हो जाएगा F2 इज इक्वल टू म्यू R2। एक ये चीज हो गई। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्या देखूंगा यहाँ पर, कि पूरा वेट जो है वो नीचे लग रहा है mg, और ऊपर क्या रिएक्शन लग रहा है? दो, तो ऊपर वाले रिएक्शन और ये वेट, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। mg इज इक्वल टू R1 प्लस R2। mg इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये हो गया हमारे पास। अब ये करने के बाद में मैं ये कहूंगा, टोटल निकालूंगा मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी हो जाएगी? इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F1 बाई फॉर्मूला, मुझे मालूम है फॉर्मूला होता है ये कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो F1 क्या हो जाएगा? म्यू R1। F2 क्या हो जाएगा? म्यू R2। आपने म्यू ले लिया कॉमन, तो ये हो गया R1 प्लस R2। ठीक है, तो टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया म्यू R1 प्लस R2। और यहाँ पर आप ये देख चुके हो, उसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1 के mg इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो मैं R1 प्लस R2 की जगह mg रख सकता हूँ। तो टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गई म्यू इनटू mg। बताइए जी, इतना क्लियर है सभी को? टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गई म्यू mg। अब याद रखिएगा, ये क्लियर है बेटा? अनुष्का, यस सर। समक्ष, यस सर। क्लियर है? विनायक, यस सर जी। हर्ष, क्लियर है? यस। दृष्टि, यस सर। एकांश, यस सर। आदित्य। यस सर। चलिए जी, तो जब मैंने देखा टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये हो गई भाई, फ्रिक्शन जो है जब गाड़ी ऐसे टर्न लेती है तो फ्रिक्शन का क्या काम है? फ्रिक्शन का ये काम है कि गाड़ी अगर तेज टर्न ले रही है ना, अगर तेज स्पीड में टर्न ले रही है, तो फ्रिक्शन ही है जो आपका एक्सीडेंट होने से बचाता है। फ्रिक्शन ही आपकी गाड़ी को सड़क के बाहर निकलने से बचाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन ही आपकी गाड़ी को कंट्रोल करके रखे हुए है। ठीक है, तो फ्रिक्शन ने आपकी गाड़ी को रोक रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम अगर यहाँ पर ये कहें कि एक फोर्स जो सर्कुलर मोशन में एक फोर्स होती है जो गाड़ी को सेंटर की तरफ में या किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ में रोक के रखती है, किसी भी चीज को सेंटर की तरफ में रोक के रखती है, तो वो वाली फोर्स क्या होती है? वो वाली फोर्स कहलाती है बेटा, ये जो अंदर की तरफ जो फोर्स लगती है, दिस फोर्स इज कॉल्ड centripetal force. This force is called centripetal force, जो किसी भी जैसे सेंट्रीफ्यूगल बाहर से लगती है। सेंट्रीपिटल होती है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब है ओके सर। बाहर की तरफ, जो फ्यूज हो रही है, फ्यूज इन द एटमॉस्फेयर, फ्यूज इन द ओके सर। एनवायरनमेंट, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो अंदर की तरफ लगती है वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप ये देखिएगा, टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कहाँ एक्ट कर रहा है? फ्रिक्शन अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है। फ्रिक्शन
आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होना चाहिए या सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर मेरे को गाड़ी को बाहर निकलने से बचाने के लिए अगर मेरे को 10 न्यूटन की फोर्स लगानी है, ठीक है, तो 10 न्यूटन से ज्यादा की लगा दो कोई बात नहीं, गाड़ी रुकी रहेगी। 11 की लगा दो, 12 की लगा दो, 15 की लगा दो, गाड़ी रुकी रहेगी। लेकिन 10 न्यूटन की मिनिमम फोर्स चाहिए अंदर रुके रहने के लिए। उससे कम की लगाओगे तो गाड़ी बाहर निकल जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर एक कंडीशन है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स होती है, जो गाड़ी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, जिसको अंदर की तरफ रोक कर रखती है। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये जो टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, मैं ये बोलूंगा कि टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन must be greater than or equal to centripetal force। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स होती है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अंदर रोकने के लिए जरूरी होती है। तो या तो मेरा टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो, तो वो रोके रखेगा उसको, ठीक है, कि उतना ही चाहिए मेरे को और उतना ही है, फ्रिक्शन भी उतना ही मिल रहा है जितना मेरे को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। या उससे ज्यादा हो, ज्यादा हो तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो गाड़ी कहीं भी नहीं जाएगी, आराम से घुमा लो आप गाड़ी को, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बेटा म्यू एम जी, म्यू इनटू एम जी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता था, v स्क्वायर अपॉन r, और फोर्स क्या होता है m इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन r। याद है, बताइए, अभी करवाया था आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन r। बताइए, क्लियर है? उसके बाद m से m कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू g इज ग्रेटर देन इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। म्यू g इज ग्रेटर देन और इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। ये v क्या है, ये गाड़ी की वेलोसिटी है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि v स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू r g। v स्क्वायर म्यू r g से छोटा होना चाहिए, ठीक, बड़ा तो नहीं हो सकता। v स्क्वायर म्यू आर जी से छोटा छोटा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए, बड़ा ना हो जाए बस। तो v स्क्वायर ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है भाई, कम तो कितना भी होगा, म्यू आर जी से कितना भी कम हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, म्यू आर जी के इक्वल। तो हम ये कहेंगे v मैक्स वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा म्यू आर जी, नहीं तो कम ही कम है। मेरी बात समझ में आ गई सबको? v स्क्वायर म्यू आर जी से कम ही कम है, लेस देन ही लेस देन है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, उसके इक्वल हो सकता है, इसलिए मैंने v मैक्स लिख दिया है। और यहां से मैं ये बोलूंगा v मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। v मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। तो एक लेवल्ड रोड पर गाड़ी अगर हम कितनी स्पीड से मोड़ेंगे तो गाड़ी रुकी रहेगी, गाड़ी प्रॉपरली मुड़ जाएगी, गाड़ी जो है वो खिसक के रोड के बाहर नहीं जाएगी। बताइए जी, सब बच्चों को क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। क्लियर है पक्का? चलिए जी, अब एक बात सुनिएगा, अगर ये आपको समझ में आ गया, लेवल रोड का यही डेरिवेशन होता है। अब मेरी बात सुनिए, अगर आप बाई चांस आप में से कोई भी बच्चा एग्जाम में डेरिवेशन भूल जाए कि लेवल रोड का किस तरीके से करना था, मेरे तो दिमाग से निकल गया, करना तो यही है आपको, आपको करना यही है, 99.9% यही वाला डेरिवेशन करके आएंगे लेवल रोड के केस में, ठीक है। मैं एक आपको चीज बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए बाई चांस दिमाग से निकल जाए और ये बैंकिंग ऑफ रोड वाला आपको याद रहे, तो आप बस एक काम कर लेना, 0.1% पे ही करना है ये काम, ठीक। आप ये काम करना, आप इसका डेरिवेशन कर लेना जो मैंने लास्ट टाइम करा। वो डेरिवेशन करने के बाद में आप ये कह देना कि लेवल रोड पर क्या होगा, लेवल रोड पर
ये जो थीटा है थीटा नहीं होगा, थीटा कितना हो जाएगा लेवल रोड पर बताइए? 0 कितना? 0 0, बिल्कुल ठीक। थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑन अ लेवल रोड थीटा इज इक्वल टू 0। तो बेटा कितना हो गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी मल्टीप्लाइड बाई म्यू प्लस tan थीटा। जब थीटा 0 है तो tan 0 की वैल्यू हम 10th में पढ़कर आए हैं, tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो म्यू प्लस 0 अपॉन 1 माइनस ये कितना हो गया tan थीटा 0, 0 इंटू म्यू ये भी 0, तो 1 माइनस 0 म्यू प्लस 0 म्यू 1 माइनस 0 1 म्यू अपॉन 1 क्या हो गया, म्यू हो गया। तो v की वैल्यू क्या आ गई बेटा, अंडर रूट म्यू आर जी। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अगर आपने बैंकिंग ऑफ रोड वाला कर रखा है और बाई चांस आप लेवल रोड वाला भूल जाते हैं, तो आप ये कह देना ऑन अ लेवल रोड थीटा देयर इज नो थीटा, वहां पर कोई इंक्लिनेशन नहीं होगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू 0 देन tan थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा पूरा टर्म क्या बचेगा, सिर्फ म्यू बचेगा, तो अंडर रूट म्यू आर। सब बच्चे समझ गए इस बात को? ये बात सबको समझ में आ गई? चले आगे। Yes, सर, ये sir. लेफ्ट वाले मेथड में कोई दिक्कत है क्या? ये वाला नहीं कर सकते? ये आसान सा है। मैं समझ रहा हूँ, ये वाला कर सकते हो। पहले क्या है ना कि अगर मान लीजिए लेवल रोड का आपसे पूछा जाएगा ना, तो लेवल रोड में क्या करना होगा, लेवल रोड में सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बैंकिंग ऑफ रोड का करना है ना, तो पूरा का पूरा करना पड़ेगा। और अगर आपको बैंकिंग ऑफ रोड यानी कि टफ वाली चीज अगर आपको याद है और लेवल रोड वाला आप भूल गए, तो कुछ नहीं, यहाँ पर थीटा को 0 कर देंगे। जबकि ऐसा होता नहीं है, उल्टा होता है, बच्चों को लेवल रोड याद रह जाता है, बैंकिंग वाला भूल जाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही करके चलना। अगर ये भी कर देते हो तो बेटा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ करने से पहले पहले यहाँ तक कैसे पहुंचे हो ये डेरिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और ये कंपेरेटिवली लेवल रोड वाले से ये थोड़ा सा टफ पड़ता है। बताइए जी, सभी बच्चे समझ गए? सभी बच्चों को क्लियर है ना? Yes, sir. अब ये बात तो हो गई, बैंकिंग ऑफ रोड हो गया कार के बारे में, लेवल रोड की बैंकिंग ये भी कार के बारे में। भाई जो साइकिल चलाते हैं या टू व्हीलर चलाते हैं, जरा उनके बारे में भी एक टॉपिक कर लेते हैं छोटा सा, क्योंकि साइकिल और मोटरसाइकिल के भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और एक छोटा सा ये मामूली सा डेरिवेशन है, समझ जाएंगे आप, कोई खास मुश्किल नहीं है। अभी बताता हूँ, अगर ये सबको समझ में आ गया है तो मैं मिटा दूं, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है इसको, मैं ये मिटा दूं, नोट्स में मैं आपको भेज दूंगा। यस सर। क्लियर है? आर्यन, ढीकरा, ऐश्वर्या, क्लियर है सब सभी क्लियर है। बच्चों को? Yes, sir. ठीक है। यस सर। ईशान, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया, कुछ मामूली सा? यस सर। चलिए मैं नेक्स्ट एक टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट है बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट यहाँ कर रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ। तो जो आपको लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था कि मोटरसाइकिल वाले जो खास तौर पर जो रेसिंग बाइक चलाते हैं, वो जब टर्न लेते हैं तो टर्न लेते टाइम आपने देखा होगा काफी ना झुक जाते हैं, लेफ्ट इस तरफ टर्न ले रहे तो ऐसे झुक जाएंगे, ऐसे झुक जाएंगे, मतलब घुटना भी उनका लगभग लगभग जमीन के बिल्कुल पैरेलल आ जाता है, टच होने वाला होता है। तो वो झुकते क्यों है ये देखना है, बेंडिंग क्यों जरूरी है ये देखना है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। चलिए, तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो साइक्लिस्ट साइकिल चला रहा है वो लेवल रोड पर चला रहा है। ठीक है, ये मानकर चलते हैं। अच्छा, उसके बाद, और वैसे भी साइक्लिस्ट जब साइकिल चलाता है तो उसकी इतनी स्पीड नहीं होती कि उसको बैंकिंग ऑफ रोड्स की, मतलब एक बैंक्ड रोड की जरूरत पड़े। तो हमने क्या कहा कि देखिए ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन, ये हो गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसको बोल दीजिए वर्टिकल, और बेटा इसको बोल दीजिए हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब एक साइक्लिस्ट की बात करते हैं, तो
बस आप देखते रहिए, कोई भी चीज ना समझ में आए मैं दोबारा 3 बार 4 बार 10 बार बता दूंगा, ध्यान से समझना बस। देखिए जी, ये हमने ना एक साइकिल बना दी। आप ये समझिएगा कि ये साइकिल का टायर है और ये क्लैंप है जिसमें टायर फिक्स होता है, ये और ये ऊपर हैंडल है इसको पकड़कर चलाने के लिए। और साइकिल जो है वो इस टाइम बेंड हो रखी है, मतलब हमने टिल्ट कर रखा है। इसका मतलब क्या है, हम बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि एक साइक्लिस्ट मुड़ते टाइम झुकता क्यों है, वो साइड की तरफ टिल्ट क्यों हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने साइकिल को साइड की तरफ टिल्ट कर दिया। समझ लीजिए कि ये साइकिल फ्रंट से ऐसे आ रही थी और अब इसको ऐसे मुड़कर इस डायरेक्शन में जाना है, तो ये थोड़ा सा इधर टिल्ट होकर और फिर साइक्लिस्ट ऐसे घूमकर चला जाएगा। ठीक, अब हमने ये माना कि ये इस वर्टिकल डायरेक्शन के साथ में, ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल डायरेक्शन के साथ में जो साइकिल का टायर है ये एंगल बनाता है थीटा, ये एंगल बनाता है थीटा। अच्छा, और हमने ये कहा कि ये जो साइकिल का हैंडल है, हैंडल के बिल्कुल जो बीच वाला पोर्शन है, ठीक, हमने ये बोला है कि साइकिल का एंटायर मास इज कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट। यहाँ पर सारा का सारा मास कंसंट्रेट हो रखा है। मास की हमेशा एक प्रॉपर्टी होती है कि वो वेट बनकर बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, तो यानी कि यहाँ पर मेरा वेट एक्ट करेगा साइकिल का mg, साइकिल का वेट एग्जैक्टली नीचे वर्टिकली नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg। ठीक, अच्छा, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो जिस सरफेस पर बॉडी कनेक्टेड होती है वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। ठीक है, वेट हमेशा हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, और जो नॉर्मल रिएक्शन है, जैसे साइकिल यहाँ पर टच है, इस सरफेस से टच है यहाँ पर, तो इसके परपेंडिकुलर जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन बेटा ये हो गया मेरा, दिस इज माय नॉर्मल रिएक्शन आर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब नॉर्मल के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो अब मैंने क्या करा, ये तो हो गया वर्टिकल ऊपर की तरफ, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल इस तरफ। ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल इस तरफ। अब आप एक चीज देखिएगा, ध्यान देना, ये वर्टिकल डायरेक्शन है और ये वर्टिकल डायरेक्शन है, तो आप ये देखिएगा कि, और ये क्या हो गया, ये एक तरह से ट्रांसवर्सल हो गई। ठीक है, मैं इसको यहाँ समझा रहा हूँ, ये वर्टिकल है, बीच में जो ये साइकिल बनी हुई है ये आपको कंफ्यूज ना करे इसलिए अलग से समझा रहा हूँ। ये वर्टिकल डायरेक्शन है और ये वाला वर्टिकल है, तो ये जो वर्टिकल है दिस विल बी पैरेलल टू दिस वर्टिकल। ठीक है, एंड दिस इज योर साइकिल, दिस इज योर साइकिल, यहाँ का एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो ये एंगल थीटा बन रहा है तो ये एंगल भी थीटा ही बनेगा। ये कौन से एंगल कहलाते हैं बताएंगे, जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा, ये थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग। बिल्कुल सही, ये क्या जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी थीटा बनेगा। समझ गए कि नहीं समझे, यस सर। है ना भाई, पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल पर ऊपर की तरफ ये एंगल बन रहा है थीटा, इधर भी ट्रांसवर्सल के ऊपर की तरफ ये एंगल बन रहा है थीटा। समझ गए कि नहीं समझे, बोलिए क्लियर है।
अरे Yes, हाँ sir. हाँ बोल दो यार, क्या Yes, समझ में sir. आया कि नहीं? ठीक है, Yes, sir. अब सुनिए, ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। अब आर के साथ में, आर के साथ में जो एंगल, जो कंपोनेंट जाएगा उसको क्या बोलेंगे? आर कॉस थीटा। और जो दूसरा कंपोनेंट होगा बेटा, इसको बोलेंगे आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे कंपोनेंट्स हो गए, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। ठीक, अब इसके बाद आप यहाँ पर एक काम करिएगा, ये हटा रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है जी। अब देखिएगा कि मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि जब ये साइकिल इस तरीके से मूव कर रही है ना, जब साइकिल इस तरह से मूव कर रही है, तो साइकिल को रोकने के लिए, जब आर साइन थीटा है, आर साइन थीटा कंपोनेंट कहाँ जा रहा है? आर साइन थीटा कंपोनेंट इस तरफ जा रहा है। ठीक, तो ये एक तरह से हम ये कहेंगे आर साइन थीटा इस तरफ जा रहा है, तो इसको इधर रोकने के लिए क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। आर साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये बताइए सभी को क्लियर है कि नहीं? आर साइन थीटा, Yes, sir. हम यही कहेंगे कि आर साइन थीटा जो है यही आपको क्या देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आर साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो गया, पहली चीज। उसके बाद सर यहाँ स्मॉल आर क्या है? बढ़िया सवाल पूछा है, बस 2 मिनट रुक जाओ, अभी समझा रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। उसके बाद अब ये r cos थीटा है हॉरिजॉन्टल और mg है नीचे की तरफ, तो r cos थीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब सुन लीजिए भाई, जिस चीज पर कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है वो ध्यान से सुनिए। स्मॉल r क्या है? स्मॉल r होगा रेडियस ऑफ द पाथ। ठीक है, जो सर्कुलर मोशन हम ले रहे हैं, जैसे मान लो मैं हल्का सा भी टर्न ले रहा हूं ना, तो मान लो इस साइकिल ने हल्का सा ऐसे टर्न लिया, ये जो है इतना टर्न लिया इस साइकिल ने। ठीक है, तो ये जो टर्न लिया है, इस सर्कुलर पाथ का कोई ना कोई सेंटर तो होगा। ये इस तरीके से यहां से लेकर और यहां तक जो रेडियस है, दिस इज दैट रेडियस। ये साइकिल ऐसे घूम रही है, ऐसे इस तरफ, तो यहाँ कहीं पर इस तरफ कहीं उस सर्कुलर पाथ का सेंटर होगा। जैसे मान लीजिए मैं रोड पर घूमता हूँ ना, तो रोड पर मैं हल्का सा ऐसे घूम गया बस। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि मैं घूमता ही चला जाता, तो मैं एक रेडियस, मैं एक सर्कमफ्रेंस कंप्लीट कर देता, मैं एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मुझे एक रोड से दूसरी रोड जो कनेक्टेड है उस पर मुड़ना होता है, तो मैं हल्का सा बस इतना मुड़ता हूँ और फिर मैं उस रोड पर आ जाता हूँ, फिर मैं चलना शुरू कर देता हूँ। ऐसा ही होता है। तो अब अगर मैं हल्का सा मुड़ा हूँ और अगर मैं मुड़ता ही चला जाऊं, घूमता ही चला जाऊं, तो मैं एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लूंगा। उस सर्कल का रेडियस r है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सर्कुलर पाथ ऐसे होगा, तो इसका मतलब सेंटर इसका यही कहीं होगा। ये बता दीजिए, समझ गए कि नहीं? हर्ष बता दो, समझ में आया कि नहीं? Yes. देखिए साइकिल ऐसे आ रही है और ऐसे जाकर इस तरीके से घूम रही है, इस तरीके से। ठीक है, तो जब साइकिल यहाँ से ऐसे जाएगी, तो उसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, सेंटर यहाँ कहीं होगा, तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ ही तो लगता है, या नहीं समझे? समझ गया। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ ही लगता है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर कौन दे रहा है इसको? आर साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट ही तो अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो ये जो आर साइन थीटा है, ये वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। दैट्स व्हाई आर साइन थीटा को मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि mv स्क्वायर अपॉन r के इक्वल लिया है। बताइए, समझ में आ गया अनुष्का? सर हाँ जी बताओ। सर बुक में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है क्या? देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब आपकी स्पीड मैक्सिमम अलाउड स्पीड से ज्यादा हो जाएगी, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ ले जाएगा आपको, फिर आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, अभी न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें तो समझ में स्कूल आएगी। में कराया था ना इसलिए। ना मैं करवाऊंगा, वो चीज क्लियर हो जाएगी तुम्हें।
ठीक है, तो अभी जितना भी मैं कर रहा हूँ ना, अभी जैसे मैंने बैंकिंग ऑफ रोड करा, फिर मैंने लेवल रोड का करा, अब मैं बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट कर रहा हूँ, तो इन सभी केसेस में हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ। आगे कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आएंगे, उस न्यूमेरिकल में ये पूछा जाएगा आपसे कि आप बचे या आपका एक्सीडेंट हो गया, ऐसा पूछा जाएगा। एक दो न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं, एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। तो वहां पर मुझे क्या निकालना होगा, मैं हर एक कॉन्सेप्ट में कर क्या रहा हूँ, हर एक टॉपिक में मैं कर क्या रहा हूँ। चाहे मैं इसकी बात करूँ, बैंक रोड की, मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, भाई मैक्सिमम लिमिट इतनी है, वेलोसिटी मैक्सिमम इतनी रख सकते हो, इससे ज्यादा हुई तो एक्सीडेंट। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी है, इससे ज्यादा हुई तो एक्सीडेंट। इसी तरीके से हम यहाँ पर हर एक केस में वेलोसिटी निकाल रहे हैं। वेलोसिटी ज्यादा होते ही आपका एक फोर्स ऐसा लगेगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सीड कर जाएगा, यानी कि अब आपको सेंटर की तरफ ना कोई भी नहीं रोक सकता, अब आप बाहर गिरोगे ही गिरोगे जाके। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, आदित्य क्लियर है या नहीं बताओ? यस सर, आ गया सर। अब देखिए, वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg और r cos थीटा लग रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो mg इज इक्वल टू r cos थीटा, ये मेरी दो इक्वेशन हो गई। और ऐसी इक्वेशन बनते ही बता दीजिए भाई क्या करते हैं, एक तरफ sin थीटा एक तरफ cos थीटा, तो डिवाइडिंग 1 बाई 2, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg। ये हो गया। यहाँ देखिए बेटा, r से r को काट दिया, यहाँ पर क्या है, ऊपर एक रैशनल फंक्शन है, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, लेकिन डिनोमिनेटर में केवल mg है, इसको भी रैशनल बनाओ, mg अपॉन 1 कर दो। अब ये क्यों करा, क्योंकि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, टैन थीटा। ठीक है, सबसे नीचे वाला यानी कि 1 सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, mv स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए, r इंटू mg, r इंटू mg, m से m कैंसिल आउट हो गया, बेटा tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें मैं क्या कहूंगा कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन rg। इसका मतलब क्या है कि बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट में हमसे ये पूछा जाता है कि एक साइक्लिस्ट कितना बेंड करे, तो हम कहेंगे भाई वो इतना एंगल बेंड कर जाए तो वो गिरेगा नहीं, वो इतना एंगल बेंड कर जाए तो वो गिरेगा नहीं। बताइए, समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस Yes, यस सर। sir. देखो क्लियर है। अब इसके बाद मैं ये वाला पोर्शन इधर से मिटा रहा हूँ, मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, और अब आप देखिएगा कि ये तो आ गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन rg। अब अगर मान लीजिए हमसे ये पूछा जाए भाई जो साइक्लिस्ट है, साइक्लिस्ट कितनी स्पीड रखे, स्पीड वो भी आप समझ जाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू rg tan थीटा, मतलब v इज इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा। साइक्लिस्ट अगर इतनी स्पीड रखेगा तो स्किड नहीं करेगी, उसकी साइकिल गिरेगी नहीं, है ना, बच जाएगा वो। चलिए जी, ये अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। ठीक है, देखिएगा। और एक चीज आपने पता नहीं नोटिस करी है सबने या नहीं करी, वो ध्यान से समझिएगा। क्या मैंने यहाँ पर कोई फ्रिक्शन की फोर्स का जिक्र करा है बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट में? बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट में हमने फ्रिक्शन की फोर्स का कोई जिक्र नहीं करा। मतलब अगर मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में अगर मान लो हमको फ्रिक्शन नहीं दे रखा है, अगर फ्रिक्शन नहीं दे रखा है तो फिर हम बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट वाला फंडा लेकर चलेंगे। ठीक, ये ऐसा है
कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो आरजी टेन थीटा हो जाएगी। ठीक है, अब मेरी बात और ध्यान से समझना, फिर से तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट भी करना है या नहीं करना। भाई करना है, ये भी देख लो। हमने जो बैंकिंग ऑफ रोड्स का एक डेरिवेशन कैलकुलेट करा था वो ये था बेटा, देखो v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी, और ब्रैकेट में क्या था, म्यू प्लस tan थीटा, म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये वाला रिलेशन था। अब इसमें एक चीज ये है, स्पेशल केस है इसका, देखिएगा, और वो स्पेशल केस बिल्कुल बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट से रिजेंबल करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में ये काम कर दो आप, समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना। स्पेशल केस क्या है, व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं है कहीं किसी सरफेस पर तो क्या मोशन पॉसिबल है? हम कहेंगे यस, मोशन पॉसिबल है। इस तरीके से हम कहेंगे व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन, तब वेलोसिटी कितनी रखनी है, मतलब आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। तो बेटा क्या हो गया, ये आर जी और ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये 0 हो गया, 0 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस, ये म्यू 0 हो गया तो पूरा 0 हो गया। ठीक, तो ये क्या बन गया, v इज इक्वल टू आर जी tan थीटा हो गया कि नहीं हो गया अंडर रूट में? समझ गए सभी बच्चे? व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन तब मेरी वेलोसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, कि मैं फॉल ना करूं, मैं गिरूं ना, कितनी होगी, अंडर रूट आर जी tan थीटा। लेकिन फ्रिक्शन तो हर केस में होगी। यस सर। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हर केस में होगा। ठीक, फ्रिक्शन हर केस में होगा, लेकिन क्या है कि हम तो प्रैक्टिकली लेकर चलते हैं। ठीक है, लेकिन आइडियल कंडीशंस के बहुत क्वेश्चन आते हैं, आइडियल कंडीशंस के बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक ब्रैकेट में बस वो एक चीज लिख देंगे, assume that there is no friction, assume that a cyclist is moving on a frictionless surface। ठीक है, मुझे मालूम है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्या बेवकूफी वाली बात है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं। तो इफ देयर इज नो फ्रिक्शन तो इसका मतलब सीधा सीधा मैं बस फॉर्मूले का ध्यान रखूंगा कि मैं म्यू को 0 कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन मुझे मालूम है, क्वेश्चन बिल्कुल पागलों वाला है। भाई फ्रिक्शन तो होना ही चाहिए ना, नहीं तो हम मूव कैसे कर रहे हैं, विदाउट फ्रिक्शन तो मूव करना पॉसिबल ही नहीं है। पर चलिए, उन्होंने बोला है कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ऐसा एज्यूम करके हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। बताइए सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? क्लियर है बेटा? हाँ सर। Yes, sir. चलिए जी, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं ये बता रहा हूँ, फॉर्मूले आपको क्लियर हैं। ये वाला फॉर्मूला हमारा लेवल रोड का हो गया, ये वाला फॉर्मूला हमारा बैंक रोड का हो गया, ये वाला फॉर्मूला हमारा बैंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट का हो गया, और ये वाला फॉर्मूला, ये सेम फॉर्मूला ये तब भी लगेगा व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन, जब ऐसी कोई कंडीशन दी रखी होगी कि देयर इज नो फ्रिक्शन। चलिए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन सभी बच्चे नोट करेंगे, नोटबुक आप सब लोग लेकर बैठे होंगे, क्वेश्चन नोट करिए। देखिएगा, क्वेश्चन है, अ बेंड इन अ लेवल रोड हैज अ रेडियस ऑफ 100 मीटर्स। अ बेंड इन अ लेवल रोड, बेंड का मतलब एक टर्न है, हैज अ रेडियस, हैज अ रेडियस ऑफ 100 meters, has a radius of 100 meters. Full stop. Find the maximum speed which a car turning. Find the maximum speed which a car turning, which a car turning this bend may have without skidding. Which a car turning this bend may have without skidding.
without skidding, comma, if the coefficient of friction, comma, if the coefficient of friction between road and tires is 0.8. ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, एक शब्द से ही मुझे समझ में आ गया मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। क्या दे रखा है इन्होंने, लेवल रोड। लेवल रोड का मतलब क्या है, मेरा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और उन्होंने बोल दिया मैक्सिमम स्पीड यानी कि वी मैक्स पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देखिएगा रेडियस कितना दे रखा है, गिवन लेवल रोड की बात हो रही है तो गिवन r इज इक्वल टू 100 मीटर। कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं, क्योंकि मीटर हमारी लेंथ की ऐसा यूनिट होती है, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड Vmax निकालना है विदाउट स्किडिंग इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स इज 0.8, यानी कि म्यू जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू होती है 0.8। उसके अलावा मेरे पास एक चीज बची g। तो g को जब कुछ भी नहीं दे रखा होता, अगर 10 दे रखा होता तो मैं 10 लेता, लेकिन दे नहीं रखा है तो मैं क्या लूंगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो V max is equal to under root mu r g। वैल्यू डालिए 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 9.8। ठीक है, देखिए कि पॉइंट गया तो नीचे 10 आया, पॉइंट गया तो नीचे 10 आया। 10 10 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ये 8 है तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। 98 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 स्क्वायर यानी कि 49। 49 टू 98 होता है, सीधी सी बात है। 7 स्क्वायर बाहर आकर क्या हो जाएगा 7, और ये हो गया 2 की पावर 4 यानी कि 16। 16 बाहर आकर क्या हो जाएगा 4। तो मेरी मैक्सिमम स्पीड हो गई 28 मीटर पर सेकेंड। ये सभी बच्चों को क्लियर है नहीं, बता दीजिए। Yes, sir. चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। इधर से बता रहा हूँ, विनायक समझ गए? यस सर, थोड़ा बहुत आया है अभी समझ में। थोड़ा बहुत है, अच्छा पूरा आ जाना चाहिए था वैसे। सर वो यूट्यूब पे देख लेता हूँ आपका, तो उस पे पूरा आ जाएगा। चलिए ठीक है, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर, अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। याद रखना किलोमीटर पर आवर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती स्पीड की, स्पीड की स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन अ लेवल रोड, फिर से लेवल रोड की बात है, ऑन अ लेवल रोड takes a sharp circular turn of radius 3 meter, takes a sharp circular turn of radius 3 meter without reducing the speed, without reducing the speed। इसका मतलब ये एकांश की तरह स्कूटी चलाता है और ये स्पीड अपनी कम नहीं करता है और एकदम भगा देता है बस, without reducing the speed and without bending towards the center of the circular path। ये तो और भी खतरनाक है।
and without bending towards the center of the circular path. लगता है सुना नहीं था. Towards the center of the circular path. Full stop. The coefficient of static friction between the tires and the road the coefficient of static friction. सर हंस रहा है वो. अच्छा, आराम से ही चलाता हूँ सर. बेटा देखा है मैंने, तुम 3 लोग जाते थे ट्रिपलिंग करते हुए. वो गुजरे जमाने की बात हो गई, कोरोना वायरस से पहले की बात हो गई. The coefficient of static friction between the tires and the road. Between the tires and the road is 0.1. Will the cyclist slip while taking the turn? अब लास्ट में क्वेश्चन है, will the cyclist slip while taking the turn? तो टर्न लेते हुए स्लिप करेगा या नहीं करेगा, हमें ये बताना है. ठीक है. अच्छा चलिए जी, अब यहां पर हम ये कहेंगे कि सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि वो बैंड नहीं कर रहा है. इन्होंने कहा a cyclist speeding at 18 km/h on a level road takes a sharp circular turn of radius 3 meter without reducing the speed. ना तो स्पीड कम करता है, without bending towards the center of the circular path, ना वो ज्यादा बैंड करता है, कुछ भी नहीं दे रखा है. The coefficient of static friction between the tires on the road is 0.1. Will the cyclist slip while taking the turn? वो टर्न लेते टाइम स्लिप करेगा या नहीं करेगा, ये बताना है. ठीक है. अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मैं इसकी लेवल रोड की बात करता हूँ. तो लेवल रोड में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारा फ्रिक्शन होता है ना, सिर्फ फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स हमको प्रोवाइड कराता है. ठीक है. तो लेवल रोड के केस में मैं ये देख चुका हूँ कि tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा ये होता है हमारा, सर लेवल रोड है तो वैसे भी स्लिप करता है, ऐसा नहीं बोल. हाँ मैं बता रहा हूँ. देखिए है तो लेवल रोड. ठीक. अब इसमें ना ये चीज समझने वाली है कि लेवल रोड वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ बात हो रही है साइक्लिस्ट की. ठीक. यहाँ साइक्लिस्ट की बात हो रही है, तो साइक्लिस्ट जो है उसके लिए हम लेवल रोड ही मानकर चलते हैं कि जब लेवल रोड है तो लेवल रोड पर साइक्लिस्ट जो है वो टर्न ले रहा है. तो वहां पर लेवल रोड के केस में मैंने क्या कैलकुलेट करा था कि ये d स्क्वायर इज इक्वल टू r की tan थीटा, यानी कि लेवल रोड के केस में ये थीटा वो वाला थीटा नहीं है बेटा बैंकिंग ऑफ रोड्स वाला, ये दूसरा है, ये लेवल रोड वाला है. तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, d स्क्वायर अपॉन r. भाई बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट वाला ये फार्मूला डिराइव करा था, tan थीटा इज इक्वल टू d स्क्वायर अपॉन r. बताइए क्लियर है, समझ गए कि नहीं. ठीक है. अब यस सर. हाँ जी, अब हम ये देख चुके हैं कि जो हमारा tan थीटा है वो tan थीटा म्यू के भी इक्वल होता है. एंगल ऑफ फ्रिक्शन याद है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, दोनों ही म्यू के बराबर होते हैं. तो मैंने बोल दिया tan थीटा इज इक्वल टू म्यू के इक्वल है. हमने ये कहा यहाँ पर कि भाई आपने बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट में आपने तो फ्रिक्शन की बात ही नहीं करी थी. ठीक है.
तो अब ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, तो अब इसका क्या करें? हमने कहा चलिए ठीक है, हमने फ्रिक्शन की बात नहीं करी थी, तो एंगल जो है वही यहाँ पर सारा काम करता है। तो हमने ये कहा कि tan थीटा इज इक्वल टू म्यू होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। तो v स्क्वायर बस निकालेंगे क्या फॉर्मूला में सबको भी? बस 2 मिनट रुक जाओ, अभी समझ जाओगे। v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू rg, ठीक है। और ये मैं कर चुका हूँ कि v max जो है वो हमारा अंडर रूट म्यू rg के इक्वल होता है लेवल रोड के केस में। तो अगर मैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट की भी बात करूँ तो यहाँ tan थीटा को बस आप म्यू से रिप्लेस कर दीजिए, फॉर्मूला सेम है, ठीक है। लेवल रोड का फॉर्मूला सेम है। तो मैं ये बता रहा हूँ, अब जरा देखिएगा। और ये जो हम वेलोसिटी निकालते हैं ना, ये वेलोसिटी होती है बेटा v max, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि इसकी ना मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल लेते हैं जरा इस तरीके की। ये साइकिल चला रहा है, हमने कहा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.1, चलिए जी 0.1। उसके बाद रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ये दे रखा है 3 मीटर, चलिए ये भी दे रखा है। और उसके बाद जो g है वो है 9.8, g की वैल्यू है 9.8। ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जितनी वेलोसिटी पर वो बच जाएगा, ठीक है। तो जरा आप करके देखो इसको मल्टीप्लाई, ये हो गया बेटा, पॉइंट गया तो नीचे आया 10, यहाँ पॉइंट गया तो नीचे आया 10, और इसको मैं क्या बोलूंगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 98 को हम बोलेंगे 2 इंटू 49 अपॉन 100। 49 बाहर आ जाएगा 7 हो जाएगा, 100 बाहर आ जाएगा 10 हो जाएगा। अंडर रूट में मेरे पास बचा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। 7/10 को बोलेंगे 0.7, अंडर रूट 3 को बोलेंगे बेटा 1.732, और अंडर रूट 2 को बोलेंगे 1.414। मैं इसको कैलकुलेटर से कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, वैल्यू निकालकर 1 मिनट में बता रहा हूँ। तो मेरे पास ये पता चल जाएगा कि कितनी वेलोसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए साइक्लिस्ट की, सो दैट 5 मीटर पर सेकंड से तो कम ही है। हाँ वही तो बता दूं ना, 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 1.732 मल्टीप्लाइड बाई 1.414, ये आ गया बेटा 1.714 मीटर पर सेकंड। और वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, वो भाई साहब 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो गिरना पक्का है। उसकी जो वेलोसिटी है, गिवन वेलोसिटी जरा आप देख लीजिए। अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाई 5/18, 18 से 18 कैंसिल, तो 5 मीटर पर सेकंड। मैक्सिमम अलाउड वेलोसिटी कितनी है 1.714 मीटर पर सेकंड, वो भाई साहब कितने पर चल रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब स्किडिंग हो जाएगी, ठीक है। एक्चुअल स्पीड इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम स्पीड, सो द साइक्लिस्ट विल स्लिप व्हाइल टेकिंग द टर्न। बताइए सभी को क्लियर है? सब बच्चों को क्लियर Yes, sir. कर लीजिए। चलिए तो बेटा इसके ना 1-2 न्यूमेरिकल्स मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, और उसके बाद में हमारा इसका एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है चैप्टर का, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है। इस चैप्टर में और कोई डाउट हो किसी को तो प्लीज मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें मैं इसको फिनिश करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। ओके बाय बाय। थैंक यू सर। ओके सर जी राम राम।